अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम। मैं कैसर रफ़ीक, लेक्चरर एनवायरमेंटल साइंसेस। इससे पहले हमने पहली क्लास करी थी और हमने यूनिट फर्स्ट से शुरू करा था। यूनिट फर्स्ट हमारा जो है, इसका जो टाइटल है, इट इज़ एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन सोर्सेज एंड कंट्रोल। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे कि पहले लेक्चर में हमने शुरू कहाँ से करा था। चूँकि हमारा जो यूनिट है ये शुरू होता है एयर से। पिछला जो हमने लेक्चर शुरू किया था, हमने एयर या एटमॉस्फेयर से शुरू करा था। तो रिकैप्चुलेट करेंगे थोड़ा सा ही कि हमने क्या करा था। हमने पहले इसमें एयर या एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बताई थी। फिर इसके बाद हमने कंपोजिशन बताया था कि एयर या एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो क्या है, किन गैसेस से ये बनता है। तब हमने बोला था कि जो गैसेस हैं इनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं और इनको दो ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक हमने बोला था कि ये नॉन वेरिएबल गैस है, एक ग्रुप ऑफ गैसेस को नॉन वेरिएबल गैसेस की क्लास में डाला गया, और दूसरा जो हमारे गैसेस इस एयर या एटमॉस्फेयर में हैं, दे आर कैटेगराइज्ड एज वेरिएबल गैसेस। थोड़ा सा ही मैं बताऊं कि नॉन वेरिएबल गैसेस इस एयर या एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेस होते हैं जो टाइम प्लेस के साथ अपना परसेंटेज कंपोजिशन चेंज ना करें। इसमें जो हमारे प्रोमिनेंट हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आर्गन है, और कुछ गैसेस इस एटमॉस्फेयर में ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है और ये टाइम प्लेस के साथ अपना परसेंटेज कंपोजिशन वैरी करते हैं। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एक्सेट्रा। ये हमने पिछली क्लासेस में करा था। और इसके अलावा हमने उसी लेक्चर में फिर एयर पोल्यूशन को डिफाइन किया था। एयर पोल्यूशन की हमने डेफिनेशन बताई थी, और इसके साथ साथ हमने फिर पोल्यूटेंट्स को डिफाइन किया था। फिर पोल्यूटेंट्स की हमने क्लासिफिकेशन करी थी। एक क्लास हमने बताया था प्राइमरी पोल्यूटेंट, और दूसरा क्लास हमने बताया था सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ये चीज़ें हमने लेक्चर फर्स्ट में करी थी। हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन बोली थी। कंपोजिशन में दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था गैसेस को, जिससे एयर एटमॉस्फेयर बनता है, नॉन वेरिएबल गैसेस और वेरिएबल गैसेस। नॉन वेरिएबल गैसेस ऐसे गैसेस जो अपना परसेंटेज कंपोजिशन एयर में चेंज ना करें, ये कांस्टेंट रहते हैं। दीज आर नॉन वेरिएबल। एग्जाम्पल आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। ये ऐसे गैसेस हैं जिनकी जो एयर में अबंडेंस होती हैं, इनकी ह्यूज अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसमें अगर इजाफा करें या इसमें कुछ घटाएं, इसके परसेंटेज कंपोजिशन पे असर नहीं पड़ता। दूसरा कैटेगरी हमने बोला था वेरिएबल गैसेस, ऐसे गैसेस जो टाइम और प्लेस के साथ अपना परसेंटेज कंपोजिशन चेंज करें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, प्री इंडस्ट्रियल एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो था, इसकी कंसंट्रेशन जो थी, it was only 280 parts per million. It is pre-industrial era, मीन्स कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले। लेकिन अगर करंटली बात हम करें 2020 की, इसकी जो परसेंटेज है ये बढ़ के 419 ppm हो गई। इसका मतलब इसने अपना परसेंटेज जो कंपोजिशन है वैरी करा, तो इसलिए ऐसे गैसेस को वेरिएबल गैसेस बोलते हैं। और भी इसमें अदर एग्जांपल्स इंक्लूड सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और परसों ही मैंने बोला था जो भी एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं, दे आर बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल गैसेस। फिर हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन। एक बार इन चीज़ों को समझने के बाद हमने बोला था व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होता है अनडिज़ायरेबल चेंज जो इसके एयर के नेचुरल कंपोनेंट्स में आएगा और जिसकी वजह से असरअंदाज हो सकता है फिजिकल एनवायरनमेंटल, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो उस स्टेट
एयर के हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हमने बोली थी। फिर हमने पोल्यूटेंट बोला था, व्हाट इज़ पोल्यूटेंट। फिर एक बार रिकैप्चुलेट थोड़ा सा करेंगे कि पोल्यूटेंट ऐसी सबस्टेंसेस को बोलते हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है। इनमें हमने बोला था कि पोल्यूटेंट्स दो डिफरेंट क्लासेस के होते हैं। वन आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड अदर आर द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट उन पोल्यूटेंट्स को हम बोलते हैं जो डायरेक्टली रिलीज होंगे फ्रॉम द सोर्स, जो डायरेक्टली रिलीज होंगे फ्रॉम द सोर्स, दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जैसे गाड़ी में कंबस्चन हो गया, एग्जॉस्ट से कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इस पोल्यूटेंट को हम, कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम कोल को बर्न करेंगे, जब कोल का कंबस्चन होगा तो वहां से SO2 या SOX निकलेगा, तो ये रिलीज हुआ डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, देयरफॉर दीज टाइप्स ऑफ pollutants are called as the primary pollutants। और secondary pollutant ऐसे pollutants को बोलते हैं जो सोर्स से ना निकले, बल्कि अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट पहले निकलेगा, जैसे हमने एग्जाम्पल बताई थी ओजोन की, NO3 इट विल गिव NO2 प्लस O। अगर ये O ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और ओजोन बनाएगा तो ये ओजोन बना सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये डायरेक्टली प्राइमरी सोर्स से नहीं निकलता है, बल्कि जब प्राइमरी पोल्यूटेंट निकलेगा और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू और एक नए टाइप का पोल्यूटेंट बनाएगा, जैसे ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, तो ये नया बना फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूटेंट। ऐसे टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स को हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। और भी एक एग्जांपल मैंने पिछली बार बोली थी, परऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट, पैन जिसको हम बोलते हैं, इसका अहम रोल होता है स्मॉग में। तो दीज टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, दे आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट। ये तो रिकैप्चुलेट हो गया। आज हमने क्या करना है, आज हम डायरेक्टली सोर्सेज पे आते हैं। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इट इज द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। दिस इज अवर टॉपिक, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। व्हाट इज अ सोर्स? एयर पोल्यूशन तो हमें पता है। व्हाट इज अ सोर्स? सोर्स किसको बोलते हैं? सोर्स हम किसी भी चीज को या किसी भी एक्टिविटी को बोलते हैं जिसकी वजह से कोई पोल्यूटेंट ओरिजिनेट होगा। फिर एक बार मैं बोलूं, व्हाट इज अ सोर्स? सोर्स ऐसी एक थिंग या ऐसा एक प्रोसेस या ऐसी एक एक्टिविटी जिसकी वजह से कुछ ओरिजिनेट होगा। चूंकि यहां पे हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन से मुराद ये हैं कि ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे थिंग्स जहां से पोल्यूटेंट रिलीज होगा, एयर पोल्यूटेंट रिलीज होगा। तो पोल्यूटेंट जहां से रिलीज होगा, उस एक्टिविटी या उस चीज को हम सोर्स बोलते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं। इस चीज को आसान करने के लिए हम सोर्सेज की क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन जब भी हम सोर्सेज की क्लासिफिकेशन करते हैं, हम कोई फैक्टर लेते हैं जिसकी बिना पे हम सोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। जैसे यहां पे हम पहली क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो करेंगे, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, कि जो पोल्यूटेंट रिलीज हुआ इसका ओरिजिन क्या था। ओरिजिन से मुराद के क्या ये नेचुरल सोर्स से या नेचुरल एक्टिविटी से आया, कि ये ह्यूमन एक्टिविटी से आया, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन हम ओरिजिन लेते हैं। ओरिजिन मीन्स कहां से आया। तो ऐसे पोल्यूटेंट जो रिलीज होंगे थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल एक्टिविटीज, ऐसे सोर्सेज को हम नेचुरल सोर्सेज बोलते हैं। तो यहां पे जो क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूं, देयर आर टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोर्सेज based on the origin. One of the category of sources are called as the natural sources. तो नेचुरल सोर्सेज में जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, वॉल्केनिक इरप्शन।
एक मिसाल हम साइट कर रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो नेचर में नेचुरली होती है, इसमें इंसानों का कोई दखल नहीं है। तो इस टाइप की एक्टिविटी जब इससे ढेर सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे तो जब व्हाट इज अ वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन हम बोलते हैं ऐसा इरप्शन जब वेंट से या फिशर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस लावा निकलेगा, इसको हम वॉल्केनिक इरप्शन। इरप्शन मीन्स इरप्ट हुआ, इरप्ट का मतलब जब इसने बाहर कुछ मटेरियल फेंका। तो यहाँ ढेर सारा मटेरियल ये फेंकता है, जैसे ऐश बाहर फेंकता है, जैसे सल्फर ऑक्साइड्स फेंकता है। तो ये जो एक्टिविटी हुई नेचर में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रोसेसेस, और ये वॉल्केनिक इरप्शन हमारा एक सोर्स बना, नेचुरल सोर्स। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल सोर्स जो है, इट इज़ द फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स तो जब काफ़ी देर तक ड्राई स्पेल रहता है, गर्मी ज़्यादा होती है, जो घास होती है ये ड्राई हो जाती हैं, हवा तेज़ चलती है, फ्रिक्शन हो जाता है, तो नेचुरली कभी जंगलों में आग लगती है बिकॉज ऑफ द ड्राई कंडीशन। तो जब आग लगती है तो पेड़ घास जलने लगती हैं, जब वो जलने लगते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वॉल्केनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, और ये एक्टिविटी जो है इट इज़ अ नेचुरल एक्टिविटी। तो इस टाइप के सोर्सेज को जो नेचुरल एक्टिविटी से रिलीज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ नेचुरल सोर्सेज। ऐसे ही हमारे पास सी स्प्रेज होते हैं। सी स्प्रेज हम देखते हैं कि जो सीज होते हैं इनमें साल्ट्स होते हैं। तो अगर यहाँ समंदर की वेव आई और रॉकी शोर से ये टकराई, इस पानी में से ये साल्ट्स बाहर निकलते हैं और एयर में डिस्पर्स होते हैं, एयर में डिस्पर्स होते हैं। तो ये भी सोर्स बना पोल्यूशन का, इसलिए दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। इस टाइप के सोर्सेज को हम नेचुरल सोर्सेज बोलते हैं। अब नेचुरल सोर्स हमारा हो गया। अब हम चलते हैं व्हाट आर द एंथ्रोपोजेनिक और द ह्यूमन एक्टिविटीज, या एंथ्रोपोजेनिक सोर्स बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हम ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी से पोल्यूटेंट रिलीज होता है। जैसे हमारे पास ढेर सारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो मशीन्स का यूज़ हुआ। मशीन तब चलेगी जब हम इसको एनर्जी देंगे। एनर्जी के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। तो मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिली फॉसिल फ्यूल से। तो जब हमने फॉसिल फ्यूल जलाया, इसका कंबस्शन हुआ, तो ढेर सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज हुए। तो ये एक्टिविटी तो नेचर में खुद से नहीं थी, बल्कि ये ह्यूमन इंटरफेरेंस से हुआ, इंसान की दखल से हुआ, इंसान की कोशिशों से हुआ। देयरफॉर दीज टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड एज द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। वन ऑफ द एग्जांपल्स आर द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। अगर कंबस्शन किया हमने, अगर हमने कंबस्शन किया तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगर हमने डीजल पेट्रोल जलाया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अगर हमने कोल जलाया तो सल्फर ऑक्साइड्स। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे। चूंकि ये पोल्यूटेंट्स रिलीज हुए बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, इसलिए दीज टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड एज द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। अब एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जो हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन है, जैसे फर्स्ट ऑफ द एग्जाम्पल इज द ट्रांसपोर्टेशन। हम देखते हैं कि इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए ट्रांसपोर्ट का इजाद किया। ट्रांसपोर्टेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, जैसे व्हीकल्स हो गई जो रोड पे चलती हैं, फिर हमारे शिप्स हो गए, फिर हमारे एयरप्लेन्स हो गए।
तो जहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वहाँ पे फ्यूल का यूज़ होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में गाड़ियाँ चलेंगी, जहाज़ चलेंगे, समंदरी जहाज़ चलेंगे, उनमें फ्यूल लगेगा। और फ्यूल जब इसका कंबस्टन होगा तो कंबस्टन से ढेर सारे जो हैं पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होंगे। पोल्यूटेंट्स वैसे ही रिलीज़ होंगे जो हमने पढ़ा था, अगर डीजल पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया तो पेट्रोलियम से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर इसी में हमने कोल का यूज़ किया, जैसे पहले स्टीम इंजन्स हुआ करते थे, तो स्टीम इंजन्स में कोल लगता था, तो जब कोल जलाते हैं उसमें मेन जो होता है सल्फर ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द फ्यूल, किस टाइप का फ्यूल हम यूज़ करेंगे तो उस टाइप के पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे। चूंकि ये पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, और मेन यहाँ एक्टिविटी जो हम पढ़ रहे हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में जो हमारा सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आया, दिस इज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। सेकेंड सोर्स आर द इंडस्ट्रीज। अब दूसरा जो सोर्स एयर पोल्यूशन का है, दीज आर द इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज में किस टाइप के पोल्यूटेंट निकलेंगे, यहां दो टाइप के पोल्यूटेंट निकलते हैं। एक तो इंडस्ट्री में किस टाइप की एक्टिविटी होगी, जैसे हमारे कश्मीर डिवीजन में मेन इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं, यहाँ इधर उसके लिए अलग से सेक्टर मॉडलिंग की गई है। जैसे हमारा इधर खनमू का एरिया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, और उस इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर हमारे सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि सीमेंट जनरेट होता है, लेकिन जब सीमेंट जनरेट होता है तो इन इंडस्ट्रीज में एक लंबी सी चिमनी होती है विच इज कॉल्ड एज द स्टैक। इसको हम स्टैक बोलते हैं। सीमेंट जनरेशन जब होता है तो ढेर सारा डस्ट यहां से निकलता है जो सीमेंट डस्ट कहलाता है। तो यहां से निकला ये डस्ट इस स्टैक से डस्ट निकला और फिर ये दूर दूर तक फैलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी, इंडस्ट्री में कौन सी टाइप की एक्टिविटी होगी तो वहाँ के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डायरेक्टली उसी पर डिपेंड करेंगे कि जिस टाइप की एक्टिविटी होगी। सिमिलरली ये जो इंडस्ट्रीज है इनमें फिर फ्यूल भी लगता है, इससे पहले भी मैंने बताया। तो फ्यूल टाइप यहाँ पे क्लिन्स होते हैं इन सीमेंट इंडस्ट्री में, जहाँ पे कोल जलता है, तो जब कोल जलेगा तो उस टाइप के हमारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे। अनदर कैटेगरी इज कॉल्ड एज द थर्मल पावर प्लांट्स। तो तीसरा हमारा है थर्मल पावर प्लांट्स। ये और एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है जो ह्यूमन एक्टिविटी से डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। पहले हम ज़रा डिफाइन करें व्हाट आर थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स किन को बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स हम बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को जहाँ पे फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो फिर एक बार मैं बोलूँ व्हाट आर थर्मल पावर प्लांट्स, ऐसे पावर प्लांट जहाँ पे फ्यूल से एनर्जी बनेगी, फ्यूल से एनर्जी बनेगी, एनर्जी मेनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में ढेर सारे थर्मल पावर प्लांट्स हो जो मेन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू रन इंडस्ट्रीज एंड अदर थिंग्स। तो थर्मल पावर प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फ्यूल, जो थर्मल प्लांट्स होते हैं इनकी कैटेगरी की जाती है। वन ऑफ द कैटेगरी इज कॉल्ड एज द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। यहां मैं शॉर्ट ही लिख देता हूं, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। सेकेंड are called as the diesel turbines, और तीसरा जो टाइप है these are called as the gas turbines।
फिर एक बार मैं बोलूँगा कि हमने अभी तक एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज पढ़े। पहला एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हमने ट्रांसपोर्टेशन लिया, विच इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर टू द एयर पोल्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन। इट इज़ फॉलोड बाय इंडस्ट्रीज़। दूसरा जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है इट इज़ इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ में जो भी पोल्यूटेंट निकलेगा इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एक्टिविटी विच इज़ गोइंग इन द इंडस्ट्रीज़। मैंने यहाँ एग्जाम्पल बोली थी कि हमारे डिवीज़न में ज़्यादा सीमेंट प्रोडक्शन होता है, तो जब सीमेंट इंडस्ट्री में एक्टिविटी होगी वहाँ पे काफ़ी सारा डस्ट निकलता है, वो मेनली सीमेंट डस्ट होता है। तो एक्टिविटी पे डिपेंड होता है कि किस टाइप की इंडस्ट्री है, उस टाइप का पोल्यूटेंट रिलीज होता है। थर्ड ऑफ द कैटेगरी आर कॉल्ड एज द थर्मल पावर प्लांट्स। ये तीसरा सोर्स है विच इज़ एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, जो ह्यूमन सोर्स है या ह्यूमन एक्टिविटी बेस्ड सोर्स है। मैंने बोला व्हाट आर थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं जहां पे हम फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक बार मैं फिर बोलूं, थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे पावर प्लांट्स होते हैं, थर्म मीन्स हीट, यहां हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हीट कहां से आती है? हीट आती है जब हम फ्यूल का यूज करेंगे। तो फ्यूल हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, इसी बेस पे हमारे पावर प्लांट्स होते हैं। हमारे पावर प्लांट्स तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या थर्मल पावर प्लांट्स तीन टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज ऑफ द फ्यूल। First of the category is called as the coal fired power plants. Coal fired power plants ऐसे power plants को बोलते हैं जहां पे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है इट इज कोल। तो जब हम कोल को लेते हैं, इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया में रिच सोर्स कोल का है, एंड इंडिया इज वन अमंग द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे जो हम कोल देखते हैं, जब भी कोल का कंबस्शन होगा इन ऑर्डर टू जनरेट हीट, एंड उस हीट से हम फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कंबस्शन जब होता है तो कोल जलाने से पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, फिर इससे हमारे सल्फर ऑक्साइड्स रिलीज होंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होगा और ढेर सारा ऐश रिलीज होता है। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो एक सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा तादाद में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तादाद में निकलता है, और ऐश का डिस्पोजल एक इशू है विद रिगार्ड टू दी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। ये अब तभी पढ़ेंगे जब हम इसका डिस्पोजल देखेंगे। सेकेंड ऑफ द कैटेगरी इज कॉल्ड एज द डीजल टर्बाइन्स। अब डीजल टर्बाइन्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहां पे हम कोल की जगह पे डीजल का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट हीट, और उस हीट से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो यहां पे कोल की जगह पे हम वी यूज डीजल। तो यहां पे हमने डीजल यूज किया, डीजल से कंबस्शन किया, कंबस्शन से हीट जनरेट की, हीट से फिर हमने जनरेट की इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे, जब डीजल हम जलाते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा निकलता है, और कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स भी, और ऐश तो निकलती ही नहीं। तो ये एक हमारा फायदा है जब हम डीजल यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ कोल। थर्ड ऑफ द कैटेगरी आर कॉल्ड एज द गैस टर्बाइन्स। गैस टर्बाइन्स ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स पे हैं जहां पे हम नेचुरल गैस का यूज करते हैं। नेचुरल गैस में हमें पता ही है इट इज जनरली मेड अप ऑफ मीथेन। तो इसमें जनरली मीथेन होता है, इसी मीथेन को हम जलाते हैं और फिर हीट जनरेट करके फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसमें मेन हमारा जो पोल्यूटेंट है इट इज, जब जलेगा O2 ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो हमारा फिर थर्मल पावर प्लांट भी हो गया। इसके बाद जो चौथा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है वो इट इज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। अर्बन एरियाज की बड़ी एक प्रॉब्लम है जनरेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट। हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज में कितना सॉलिड वेस्ट निकलता है। सॉलिड वेस्ट का जो सोर्स है ये हमारे कमर्शियल एरियाज में निकलता है, ये हमारे डोमेस्टिक एरियाज में निकलता है। अगर डोमेस्टिक एरियाज में देखेंगे जहां लोग रहते हैं वहां पे इसका कंपोजिशन वैरी करेगा एज कंपेयर टू द कमर्शियल एरियाज और एज कंपेयर टू द इंडस्ट्रियल एरियाज। लेकिन निकलता तीनों जगह से है। इंडस्ट्री से भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा,
कमर्शियल एरियाज से भी जनरेट होगा जिनको हम अर्बन हब्स भी बोलते हैं, और ये डोमेस्टिक एरियाज से भी जहाँ पे लोग रहते हैं। अब इनका जो कंपोजिशन है ये वैरी करता है फ्रॉम अर्बन एरियाज, फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज टू कमर्शियल एरियाज टू इंडस्ट्रियल एरियाज। अब जब सॉलिड वेस्ट को हम डिस्पोज करते हैं तो डिस्पोजल के अलग अलग तरीके हैं। ट्रेडिशनल टाइप का जो डिस्पोजल है इट इज़ बर्निंग, ओपन बर्निंग, या इसको इंसिनरेशन लिख सकते हैं हम। इट इज इंसिनरेशन या बर्निंग। इंसिनरेशन ऐसे इंस्टॉलेशन होते हैं जहां पे हम कंबस्टिबल सॉलिड वेस्ट को ले जाते हैं और वहां पे हम कंट्रोल्ड बर्निंग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो इसका वॉल्यूम होता है जब कंबस्शन होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू ऐश, लेकिन जब ये ऐश इसको जलाते हैं, जब बर्निंग करते हैं तो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइप का वेस्ट होगा, कंबस्टिबल है उसमें फिर कौन सी चीज़ है, तो उस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हो गई लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग बोलते हैं हम जब भी किसी जगह पे कोई, ये समझिए यहाँ पे एक हमारे पास एक गड्ढा है, तो कम्युनिटी आके इस गड्ढे में अपना वेस्ट जो है डाल देती हैं, इसको डिस्पोज कर देती हैं। इट इज़ ए नेचुरल डिप्रेशन। नेचुरल डिप्रेशन, हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। इधर पे भी हम देखते हैं कहीं पे भी नेचुरल डिप्रेशन, गड्ढा मिल गया और इस गड्ढे को हम इस वेस्ट से ढक देते हैं। लेकिन इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जब ये गड्ढा भर जाता है इससे मीथेन रिलीज होता है, इससे हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होता है, और अगर कभी खुदा न खास्ता आग लग गई तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। इट इज़ लैंड फिलिंग। तो सॉलिड फिर हो गया ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग हो गया, कूड़ा जमा किया किसी भी जगह पे ओपन फील्ड्स में और उसको आग लगा दी। आग लगाने से डिफरेंट सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे। दिस इज द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो इसके बाद हमारा और एक इसमें क्लास या कैटेगरी है, इसको हम मिसलेनियस बोलते हैं। मिसलेनियस सोर्सेज। मिसलेनियस सोर्सेज में जैसे हमारा आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई, ऐसे ही हो गई डोमेस्टिक एक्टिविटी। तो इसमें डिफरेंट सारी एक्टिविटीज़ को हम जोड़ देते हैं, इसकी एक कैटेगरी बनाते हैं। कुछ बुक्स में आप देखोगे कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक को अलग टाइप के सोर्सेज में डाल दिया, एंथ्रोपोजेनिक में अलग कैटेगरी कर दी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जब हम करते हैं इसमें ढेर सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। जब पेस्टिसाइड्स को हम स्प्रे करते हैं तो इसमें एरोजोलिक पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो रिलीज होकर एयर में चले जाते हैं, एरोजोलिक पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जब कल्टीवेशन होती है, जब हार्वेस्टिंग होती है, तो घास काफ़ी प्रोड्यूस होती है। तो काफ़ी जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस घास को सीधे आग लगाते हैं, वो इसको बर्न करते हैं फील्ड्स में ही, और उस बर्निंग की वजह से ढेर सारा जो है पोल्यूटेंट रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज होता है, जिससे एयर पोल्यूशन कॉज होता है। इसकी एग्जांपल एक है, हमारे पंजाब हरियाणा में जो फार्मर्स हैं, हम कई सालों से देख रहे हैं कि वो जब उनका हार्वेस्टिंग सीजन कंप्लीट होता है तो वो फिर उस घास को जला देते हैं। उसकी वजह से जो ये पोल्यूटेंट्स है ये एयर डिस्पर्सल की वजह से, जब यहाँ पंजाब और हरियाणा यहाँ पे जब हार्वेस्टिंग हो गई तो इन्होंने बर्न कर दिया, तो डिस्पर्सल की वजह से ये पोल्यूटेंट्स दिल्ली पहुँच जाते हैं। चूँकि हमें पता है दिल्ली जो बहुत ही अर्बनाइज्ड एरिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा है, तो ट्रैफिक की वजह से तो वहाँ पहले ही प्रॉब्लम है। और फिर ये जब यहाँ जलाते हैं ये सिनर्जेटिक इफेक्ट एक डाल देते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर पे। तो अब कुछ सालों से गवर्नमेंट पाबंदी लगा रही है कि जब हार्वेस्टिंग सीजन कंप्लीट होगा तो ये जो हमारे फार्मर्स हैं ये घास वगैरह को आग ना लगाएं।
ऐसे ही हमारे फिर इसमें और एक कैटेगरी है डोमेस्टिक सोर्सेज। डोमेस्टिक सोर्सेज हो गए हमारे घरों से एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज होता है। घरों में हम किचन में एलपीजी जलाते हैं, जब एलपीजी जलाते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके अलावा और ढेर सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे पेंट्स करते हैं, पेंट से भी लेड निकलता है। और भी जो भी एक्टिविटीज़ हम घर पे करते हैं, कभी आंगन में आग लगा दी कूड़े वूड़े को तो उससे भी रिलीज़ होता है। तो डोमेस्टिक सोर्सेज भी जो हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते जितने पहले 3 कैटेगरी के थे वो करते हैं। तो फिर एक बार हम देखें कि बेस्ड अपॉन दी ओरिजिन, तो आज हमारा जो टॉपिक है ये हमारा सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है। मैंने बोला व्हाट इज द सोर्स। सोर्स एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा प्रोसेस है या ऐसी थिंग है जहां पे पोल्यूटेंट ओरिजिनेट होते हैं। अब हमारे जो पोल्यूटेंट्स ओरिजिनेट होते हैं बेस्ड अपॉन दी ओरिजिन, इनकी क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरीज में की गई है। एक तो मैंने बोला कि नेचुरल सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जहां पे पोल्यूटेंट रिलीज होगा थ्रू नेचुरल एक्टिविटीज। एग्जांपल्स मैंने बता दी कि हमारे वॉल्केनिक एरप्शंस हैं, वॉल्केनिक एरप्शंस है, फॉरेस्ट फायर्स है, फिर हमारे साल्ट स्प्रेज हैं वगैरह वगैरह, ये हमारे नेचुरल सोर्सेज हो गए। एक चीज़ याद रखने की बात है कि जितना भी पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट दुनिया में होता है, इसका 80 to 90% जो कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूशन, दीज आर कंट्रीब्यूटेड बाय द नेचुरल सोर्सेज। पार्टिकुलेट पोल्यूशन, एक बार फिर कि वो पार्टिकुलेट पोल्यूशन जितना भी हमारे वर्ल्ड में होता है इसमें इंसान का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इसमें नेचुरल जो हमारे सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज में वॉल्केन एरप्शन से 80 to 90% पार्टिकुलेट्स रिलीज होते हैं और एटमॉस्फेयर में जाते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स, साल्ट स्प्रेज वगैरह। और फिर दूसरी कैटेगरी मैंने बोली एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन एक्टिविटीज। इसमें भी हमने अलग अलग क्लासेस बोले, जैसे इंडस्ट्रीज बोली, ट्रांसपोर्टेशन बोला, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल बोला और लास्ट में मिसलेनियस। ये हमारी एक क्लासिफिकेशन हो गई। अब दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन पोजीशन। इट इज बेस्ड ऑन पोजीशन कि जो हमारा सोर्स है इसकी पोजीशन क्या है। क्या ये स्टेशनरी है, क्या ये स्टेशनरी सोर्स है कि क्या ये मोबाइल सोर्स है। व्हाट इज अ स्टेशनरी सोर्स। स्टेशनरी सोर्स हम किसको बोलेंगे? स्टेशनरी सोर्स हम ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं जहां पे जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रहेगी। जैसे हमारी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री का स्टैक है, यहाँ पे एक्टिविटी होती है, तो आप आज आओ, कल आओ, 1 साल के बाद आओ, अगर इंडस्ट्री में एक्टिविटी जारी है तो पोल्यूटेंट रिलीज होगा। तो ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। दीज टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड एज द स्टेशनरी टाइप ऑफ सोर्सेज। व्हाट आर मोबाइल सोर्सेज? मोबाइल सोर्सेज किन को बोलते हैं? मोबाइल सोर्सेज हम बोलते हैं जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे। जैसे अभी हमारी बस है, यह हमारी इधर कार है, ये कार है लाल चौक में, तो आधे घंटे के या 10 मिनट के बाद ये डलगेट पहुंच गई। तो जो सोर्स है, पहले तो धुआं लाल चौक में छोड़ेगा, जब ये मोशन में रहेगा तो धुआं एज पर दैट जाएगा, फिर डलगेट पहुंचा तो इधर रिलीज करेगा। इसका मतलब ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है। दीज टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड एज द मोबाइल सोर्सेज। अब इसमें जो हमारे स्टेशनरी सोर्सेज हैं, इसमें भी थोड़ा इसको इजाफा कर दें।
One of the category are called as the point source. पॉइंट सोर्स यही हो गया, इंडस्ट्री हो गई, एक ही पॉइंट पे फिक्स्ड है, इधर है खनमू जाएंगे, हमारे वहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, एक ही पोजीशन पे रहेंगे, दीज आर कॉल्ड द पॉइंट सोर्स. सेकंड ऑफ द कैटेगरी आर कॉल्ड एज द फ्यूजिटिव सोर्सेज. फ्यूजिटिव सोर्सेज हो गए, जैसे लीकेज हो गया, कुछ हो गया, उधर से निकला, दीज आर कॉल्ड एज द फ्यूजिटिव सोर्सेज. तो फ्यूजिटिव सोर्सेज में जैसे कभी सॉइल इरोजन होता है, सॉइल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, स्टोरम आ गई, स्टोरम आने के से जो है सॉइल कवर उठा, गर्दा उठा, पार्टिकुलेट ऐड हो गए, दीज आर कॉल्ड द फ्यूजिटिव सोर्सेज. थर्ड ऑफ द कैटेगरी आर कॉल्ड एज द एरिया सोर्स. एरिया सोर्स हम बोलते हैं ऐसे सोर्सेज को जहां पे एरिया की कैटेगरी की जाए. मैंने अभी बोला आपको कि कश्मीर में अभी भी जो है मॉडलिंग, अर्बन मॉडलिंग जो है इट इज़ बेस्ड ऑन, इट इज़ कॉल्ड द सेक्टर मॉडलिंग. यहाँ पे अलग अलग एरियाज़ को, जैसे ये हमारा एरिया है, फिर हम अलग अलग सेक्टर्स को, जैसे इसको रेजिडेंशियल बना दिया, इसको इंडस्ट्रियल बना दिया, फिर इसको एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के लिए रख दिया. तो यहाँ पे जो ये पूरा एरिया रिलीज़ करेगा पोल्यूटेंट, इस टाइप का लाइव स्टॉक रिलीज़ करेगा, दीज आर कॉल्ड, जब एक वास्ट एरिया रिलीज करेगा, पोल्यूटेंट्स रिलीज करेगा, दीज आर कॉल्ड एज द एरिया सोर्सेज. तो ये स्टेशनरी सोर्स हमारे जो हैं ये 3 डिफरेंट टाइप्स के मैंने बोले. मोबाइल सोर्सेज में यही है कि जो भी इसमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारा, ट्रांसपोर्टेशन में फिर हो गया एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, सी ट्रांसपोर्ट हो गया, और फिर व्हीकल्स हो गए. तो ये हमारी जो है क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गई सोर्सेज की. अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन पे. एयर पोल्यूशन 2 डिफरेंट टाइप का होता है. वन इज द आउटडोर एयर पोल्यूशन. और दूसरा कैटेगरी जो हमारा हो गया, इट इज कॉल्ड एज द इंडोर एयर पोल्यूशन. अब हम टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन पे जा रहे हैं. हमारे 2 डिफरेंट टाइप्स के एयर पोल्यूशन होते हैं. वन इज द आउटडोर एयर पोल्यूशन एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड द इंडोर एयर पोल्यूशन. आउटडोर एयर पोल्यूशन हम बोलते हैं ऐसे एयर पोल्यूशन जो एम्बिएंट एयर में होगा. व्हाट इज एम्बिएंट एयर? एम्बिएंट एयर हम बोलते हैं जनरली वो एयर जो हमारे घर के बाहर होगा. हम एम्बिएंट एयर क्वालिटी का भी एक टर्म यूज करते हैं. व्हाट इज एम्बिएंट एयर क्वालिटी? अगर हमने देखना है कि अर्बन एरियाज में जैसे लाल चौक है, जम्मू है, वहाँ का जो बाहर का एयर है, शहर का जो एयर है, दिस इज कॉल्ड द एम्बिएंट एयर. व्हाट इज एम्बिएंट एयर क्वालिटी? हम चेक करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स. जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ के एयर में कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, फिर हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है, सल्फर ऑक्साइड्स कितने हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कितना है. तो ये सब जो है पोल्यूटेंट्स जब हम चेक करते हैं, क्या ये अपने स्टैंडर्ड लिमिट्स में है कि इन्होंने लिमिट्स क्रॉस किए हैं, तो हम क्वालिटी चेक करते हैं. हमारे डिफरेंट एजेंसीज होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स, हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है. वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करते हैं कि हमारी एम्बिएंट एयर क्वालिटी में अलग अलग पोल्यूटेंट की कितनी लेवल होगी. तो फिर हम एयर क्वालिटी को चेक करते हैं, इन पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, क्या वो उन स्टैंडर्ड लिमिट्स तक है कि नहीं है. तो आउटडोर एयर पोल्यूशन ऐसा एयर पोल्यूशन जो हमारे घर के बाहर जो एयर है उसमें कितना पोल्यूशन है. व्हाट इज इंडोर एयर पोल्यूशन? पहले यहाँ आउटडोर एयर पोल्यूशन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है वो बोलेंगे. जैसे हमारे पास यहाँ
अगर आउटडोर पोल्यूशन में व्हीकल से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पोल्यूटेंट्स आएंगे मेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगा, सल्फर ऑक्साइड आएगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे वगैरह वगैरह, या पार्टिकुलेट्स आएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इंडोर एयर पोल्यूशन आप बोलते हैं जो हमारा घर का एनवायरनमेंट होता है, जो घर का एयर होता है, इसके कंपोजिशन में और आउटडोर कंपोजिशन में पहले ही वेरिएशन होता है। क्योंकि इंडोर एयर पोल्यूशन में अगर हमने जगह को बंद रखा है, खिड़कियां बंद है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वहां का जो एयर का कंपोजिशन होगा इट विल वेरी एज कंपेयर टू द आउटडोर एयर, दोनों में फर्क होगा। यही वजह है अगर हम यहां सर्दियों में देखते हैं कि वेंटिलेशन बंद होता है, सर्दी बाहर होती है, तो फिर हम खिड़कियां बंद रखते हैं, जो कमरे में एयर का कंपोजिशन होगा फिर हम इधर बुखारी लगाएंगे। अगर ये गैस बुखारी है तो इसमें कंबस्शन होगा, जब कंबस्शन होगा ये जो हमारे कमरे का ऑक्सीजन है इसको ये बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, ये कार्बन जो जलेगा ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ता है, अगर इस कमरे में लोग सोए हैं तो फिर हम देखेंगे कि इनमें जो है सिकनेस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा, उसकी वजह से फिर इनकी डेथ हो जाती है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से। ये प्रोसेस जब हम इम्पैक्ट होगा तब हम बताएंगे, फिलहाल हम इस पे टाइप्स पे हैं। तो इसका मसला है कि अगर ऑक्सीजन यहाँ पे पहले 21% था, लेकिन हमने कंबस्शन प्रोसेस किया, उसकी वजह से ऑक्सीजन बढ़ के 5% हो गया। अगर और कंबस्शन करेंगे 1%, अगर और करेंगे एनॉक्सिक कंडीशन। एनॉक्सिक कंडीशन का मतलब हो गया जितना भी ऑक्सीजन था वो कंज्यूम होकर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी वजह से जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये इंडोर एयर पोल्यूशन की हम बात करें तो इंडोर एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे अगर हमारे पास ढेर सारी केस स्टडीज हैं, इसमें अगर किचन में जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, अगर एरिया होगा तो यहाँ पे रेडॉन गैस होगा। तो आउटडोर में हमने रेडॉन गैस नहीं देखा था। तो पोल्यूटेंट जो होते हैं ये वेरी करते हैं आउटडोर और इंडोर में। तो टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक आउटडोर एयर पोल्यूशन और इंडोर पोल्यूशन। आउटडोर एयर पोल्यूशन हम बोलते हैं जब भी हम बाहर एयर की बात करेंगे, एम्बिएंट एयर की बात करेंगे, और इसमें देखेंगे कि अलग अलग जो पोल्यूटेंट्स है वो किस कंसंट्रेशन में हैं। और जनरली जो पोल्यूटेंट्स यहाँ पे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जो जिस टाइप का सोर्स होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, ये पोल्यूटेंट्स हमें बाहर मिलते हैं। तो इंडोर एयर पोल्यूशन में ये डिपेंड करता है कि कौन सी एक्टिविटी हम करते हैं। जैसे हम घर पे जब पेंट करते हैं तो इसमें लेड होता है, तो लेड की कंसंट्रेशन घर में ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू द आउटडोर एयर। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन वैरी होगा, रेडॉन गैस आया, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं थी वो यहाँ पे आ गई, इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं आउटडोर और इंडोर एयर पोल्यूशन में। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज की जो हमारी क्लास थी, आज हमने मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ा। सोर्सेज में हमने पहले तो बेस्ड अपॉन द ओरिजिन, ओरिजिन की बेस पे हमने दो बनाए, नेचुरल बनाया, नेचुरल ग्रुप, और हमने बनाया एंथ्रोपोजेनिक। फिर हमने डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, लोकेशन पे हमने दो बनाए, एक स्टेशनरी बोला और फिर मोबाइल। स्टेशनरी में हमने पॉइंट पढ़ा, इसमें हमने फ्यूजिटिव्स पढ़े, और इसमें हमने एरिया पढ़े। मोबाइल हमने पढ़ा। इसके बाद हमने एयर पोल्यूशन टाइप पढ़ा। एयर पोल्यूशन टाइप में हमने दो टाइप पढ़े। एक हमने पढ़ा
आउटडोर एयर पोल्यूशन, और फिर हमने पढ़ा इंडोर एयर पोल्यूशन। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं कुछ इमेजेस डिस्प्ले करूंगा जहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा इंडोर एयर पोल्यूशन है कौन सी एक्टिविटी से कौन सा जो पोल्यूटेंट रिलीज होगा। अब हमारे जो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दैट इज द पोल्यूटेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन। पोल्यूटेंट्स हम बोलते हैं ऐसी सबस्टेंसेस को जिनकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होगा। ये पहले भी मैंने बताया था कि पोल्यूटेंट्स ऐसी सबस्टेंसेस होती हैं जिनकी वजह से जो होता है पोल्यूशन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ऐसे ही सल्फर ऑक्साइड हो गया, निकला, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला, इन्होंने एसिड बनाया, एसिड से एसिड रेन हो गया। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि पोल्यूटेंट ऐसी एक सबस्टेंस होती हैं जो सोर्स से निकल के, डिफरेंट एक्टिविटी से निकल के हमारे एयर को पोल्यूट करेंगे। अब जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं इसको हमने पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था, इसकी क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। इसकी क्लासिफिकेशन हम दो चीज़ों पे करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन। अगर हम ऑरिजिन की बेस पे करेंगे तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं। वन ऑफ द टाइप इज कॉल्ड द प्राइमरी पोल्यूटेंट, और इसमें दूसरा होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अगर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर कि कौन सा स्टेट है, ये दो टाइप के इधर होते हैं। वन इज कॉल्ड एज the gaseous type of pollutant, second is called as the particulate type of pollutant. प्राइमरी पोल्यूटेंट हम ऐसे पोल्यूटेंट्स को बोलते हैं जो डायरेक्टली निकलता है फ्रॉम द सोर्स। जैसे हमने कंबस्शन किया, गाड़ी में तेल डाला, ये बर्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकला, तो डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स जो निकलेगा, दीज टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स आर कॉल्ड एज द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हम ऐसे पोल्यूटेंट्स को बोलते हैं जो बनेंगे फ्रॉम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट निकलेगा, इसकी डिफरेंट एटमॉस्फेयर में फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगी और एक नया पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होगा। जैसे ओजोन किसी भी सोर्स से नहीं निकलता, बल्कि जब प्राइमरी पोल्यूटेंट NOx निकलेगा, SOx निकलेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी तो O3 बनेगा। या ऐसे ही पैन बनेगा, परऑक्साइड एसिटाइल नाइट्रेट, किसी सोर्स से नहीं निकलता, बल्कि जब प्राइमरी पोल्यूटेंट निकलेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगी तब बनेंगे। दीज टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट। फिर ऑन द बेस ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर कि जो पोल्यूटेंट है ये गैस है, सॉलिड है, क्या है, इसकी बिना पे दो टाइप के पोल्यूटेंट्स होते हैं। वन ऑफ द कैटेगरीज आर कॉल्ड द गैसेस पोल्यूटेंट्स, जिनमें हमारे सारे गैस आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे। फिर पार्टिकुलेट में हमारे फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह तीसरी क्लास में मेरा फ़ोन नंबर नोट करें 7006382221। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, 7006382221। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेरा RAFIQ.Kaisar KAIS 2015@gmail.com। शुक्रिया।